नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो सीज फायर हो गया है, अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर, और लगातार इस पर अपडेट आपको दे रहे हैं। सीज फायर पर ईरान के लोगों ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया। सीज फायर पर ईरान के लोगों का जश्न भी सामने आने लगा। तस्वीरें भी आपके साथ साझा करेंगे। जाहिर है वो लोग जो लंबे समय से दर्द झेल रहे थे युद्ध का, उनके बीच सीज फायर को लेकर कहीं ना कहीं जश्न का माहौल। बिल्कुल, और एक बड़ी खबर यहाँ पर बता दें, सीज फायर को लेकर जिस तरीके से ईरान के लोगों में जश्न का माहौल इस वक्त देखा जा रहा है। सीज फायर पर ईरान के लोगों ने खुशियां मनाई है, जश्न मनाया। व्हाइट हाउस के बाहर ईरान के लोग एकत्र हुए हैं और यहाँ पर इस बात का जश्न मनाते नजर आए। तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर तादाद लोगों की किस तरीके से है, संख्या आप देखिए मोनिका, इतनी ज्यादा भारी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। और सीज फायर को लेकर जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलता है, यहाँ लोग खुशी मनाने पहुंचते हैं। और ये सब हो रहा है अमेरिका वॉशिंगटन के बाहर, वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर, जहां पर हम तस्वीरें दिखाते हैं ईरान के लोगों का जश्न, और ईरानी झंडे लेकर बाकायदे पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए बड़ी तादाद में लोग ये जमा है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ या तो ईरानी झंडे नजर आएंगे, या फिर आप देखिए इन लोगों के चेहरे पर वो खुशी, वो हर्ष, वो उल्लास वो नजर आएगा, वो संतोष नजर आएगा, वो खुशी नजर आएगी। अब वो इस बात का संतोष कि अब जो है वो युद्ध जो लंबे समय से मासूमों की जान ले रहा था, उस पर सीज फायर हुआ है, उसका अंत हुआ है। हालांकि अंत नहीं है, ये सीज फायर है, लेकिन फिर भी लोगों के बीच खुशी का माहौल। और ये तस्वीरें अमेरिका से साझा कर रहे हैं आपके साथ, वॉशिंगटन से साझा कर रहे हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं और जश्न मना रहे हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये तस्वीरें सीज फायर के ऐलान के बाद की है। और बाकायदे यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ईरानी झंडे यहाँ पर लोग लहराते हुए नजर आए। एक तरह से इसे प्रतीक मात्र आप देखिए, कोशिश यहाँ पर किस तरीके से की गई है, लोगों ने दिखाया है कि जो उनकी मन की भावना थी, वो लोग चाहते थे कि ये जो जंग चल रही है ये रुक जाए, और इस वक्त बेशक से टेम्पररी ही सही, लेकिन ये सीज फायर हुआ है। और ये फुल फ्रेम जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव सबसे पहले इंडिया डेली पर, जहां किस तरीके से जश्न का माहौल व्हाइट हाउस के बाहर इस वक्त देखने को मिल रहा है। ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया और उसके बाद देखिए यहाँ जश्न की तस्वीर किस तरीके से सामने आ रही है। और जश्न भी कोई छोटा मोटा जश्न नहीं, ये तादाद आप देखेंगे, ये संख्या लोगों की आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर इस चीज का इंतजार लोग किस तरीके से बहुत ज्यादा बेसब्री से कर रहे थे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से भी, मेरे साथ मेरे सहयोगी रजनीश कनेक्ट है, उनका सीधे रुख करेंगे। और इस वक्त आपको बता दें हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनका मैं रुख करूंगी, लेकिन रजनीश का एक बार रुख कर लेते हैं। रजनीश, हम जो तस्वीर देखते हैं, पूरी दुनिया टकटकी लगाए बैठी थी और देख रही थी, इस खबर पर सभी की नजर बनी हुई थी। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आता है कि वो सभ्यता खत्म कर देंगे ईरान की, इसके बाद तो तमाम कयास लगने लगे थे कि आज के दिन क्या होने वाला है। लेकिन ये तस्वीर देखिए सीज फायर को लेकर बनती हुई नजर आ रही है, जश्न की तस्वीरें भी हमने दिखाई। देखिए बिल्कुल ऋतु, अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये ऐलान किया सीज फायर का, तो जाहिर तौर पे ना सिर्फ ईरान बल्कि खुद अमेरिका में भी जो है वो खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि ये युद्ध जो है वो दोनों ही देशों को, या ये कहा जाए इजराइल, अमेरिका और ईरान, तीनों देशों को लेकर जो है वो जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था ये युद्ध, उससे एक बात जो है वो कयास लगाई जा रही थी। और एक बात, एक तरफ ये युद्ध पूरा जा रहा था कि पूरे देश में ना सिर्फ गैस बल्कि तेल की किल्लतें शुरू हो गई थी। भारत की आप बात देख लीजिए, या फिर आप दूसरे देशों की, अमेरिका की बात देख लीजिए, इजराइल की देख लीजिए, मिस्र की देख लीजिए, पाकिस्तान की देख लीजिए, तमाम देशों में गैस और जो तेल की किल्लतें शुरू हो गई थी, गैस की कीमतें बढ़ गई थी। और ऐसे में हॉर्मोज का खुलना ये बहुत बड़ी जो बात है। और अब 2 हफ्ते का सीज फायर जो ऐलान किया है, ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की, तो अगर हम एक बात को साइड रख दें तो डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी थी इस सीज फायर को करवाना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जाहिर तौर पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो महाभियोग का सामना करने पर मजबूर हो जाते। और अगर ऐसा होता तो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी रजनीश, हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ रहे, एक बार तारुफ करा देते हैं। कर्नल संजीत सिरोही, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ है। मेजर विराट मिश्रा, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ है। मनोज जी हमारे साथ पहले से बने हुए हैं। एक बार संजीत जी का रुख कर लेते हैं। संजीत, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें हम अमेरिका की दिखा रहे हैं,
उस अमेरिका की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर कुछ वक्त पहले हमने तस्वीरें विरोध की देखी थी। विरोध अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, विरोध इस बात का कि युद्ध क्यों हो रहा है, जंग क्यों छेड़ी हुई है, क्यों आप इजराइल की जंग में कूद पड़े हैं। लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं यहां पर ईरानी लोग जश्न मना रहे हैं कि सीज फायर हो गया है। अब क्या ये माने ये राहत की खबर यहां पर ट्रंप के लिए भी हो जाती है, क्योंकि वो लगातार विरोध झेल रहे थे अपने देश में। बिल्कुल मोनिका जी, धन्यवाद। जय हिंद। आपने अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया और एक खुशखबरी के साथ कि सीज फायर हो गया है 15 दिन का। तो ये तो देखिए, किसी भी देश के लिए जो लड़ाई में जाता है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे इजराइल है, चाहे ईरान है, ये तो खुशी का एक संदेश है, क्योंकि लड़ाई से कोई आम जनता कोई खुश नहीं होती, उनको तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। लेकिन सवाल इस चीज का उठता है कि अभी इसमें 2-3 सवाल है जिनका अभी हम कह नहीं सकते कि इसका क्या होगा। सबसे पहले, किन शर्तों पे ये जो है सीज फायर की गई है, नंबर 1। नंबर दूसरा, क्या ये सीज फायर जो है इजराइल भी मानेगा या नहीं मानेगा, क्योंकि ये तो ईरान और अमेरिका के बीच की बात है, इससे इजराइल का कोई जिक्र नहीं आ रहा है और ना ही इजराइल की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई है, ना ही व्हाइट हाउस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई है। तो क्या इजराइल भी सीज फायर को मानेगा? नहीं, और सर, तीसरी बात, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। और ये जो लड़ाई है, जैसा कि देखा जा रहा था शुरुआती दौर में भी, अगर इसको लेकर प्रश्न मैं करूं कि ये लड़ाई थी ही इजराइल की थी और ये सीज फायर किया अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी कि ये टेक्निकली देखिए तो क्या इसमें भी बड़ा ग्लिच होगा और इजराइल क्या सहमत होगा इस पक्ष में? बिल्कुल जो है ऋतु जी, इस वही मैं पॉइंट कह रहा हूं कि ये तो सिर्फ जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सीज फायर की है, वो पाकिस्तान ने उनको मैसेज दिया है। अब वो क्या मैसेज है उसका तो आगे जाके पता चलेगा। लेकिन जो 10 पॉइंट जो ईरान ने दी और जिनकी बात जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब भी कह रहे हैं कि 10 पॉइंट हैं और वो शायद वर्केबल है, तो मुझे नहीं लगता वो 10 पॉइंट में से, क्योंकि मेरे सामने वो 10 पॉइंट है, मुझे नहीं लगता उनमें से कोई भी पॉइंट ऐसा वर्केबल है जिसके लिए अमेरिका भी राजी होगा। कर्नल और शायद अमेरिका यही चर्चा हम करें, वो 10 पॉइंट जो हैं वो ऐसे नजर ही नहीं आते, वो फिजिबल नहीं लगते, क्योंकि फिर तो बात वहीं शुरू हो गई। युद्ध से पहले भी तो कुछ ऐसे पॉइंटर्स थे ना जिनका जिक्र हो रहा था, तब भी बात नहीं बनी थी, युद्ध के दौरान भी। बहरहाल आपके पास लौट रहे, आप बनी रही हमारे साथ। इस बीच एक अपडेट जरा साझा कर ले। देखिए, सीज फायर का ऐलान हो चुका है, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं और सीज फायर का इंपैक्ट आपने तस्वीरों के जरिए देखा, लोगों पर क्या पड़ा है। अब जरा बाजार की खबर सुनिए, बाजार पर क्या इंपैक्ट है। बिल्कुल, और कच्चे तेल के दाम जो है उसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और राहत भरी खबर है, क्योंकि कच्चे तेल के जो दाम है यही लोगों की चिंता की जो लकीर है वो बढ़ा रहे थे। और कच्चे तेल में प्रति बैरल तकरीबन $18 की गिरावट दर्ज की गई है। $92 प्रति बैरल पर कच्चा तेल का जो दाम है वो पहुंच चुका है। और यही जो संकट है जिसका जिक्र हर दफा किया जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस जंग का जो दंश है वो लोगों की जेबों पर पड़ जाए, इसी पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है। मनोज जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। एक बात जो कही जा रही थी कि इसका दंश जो है आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ जिक्र मैं इसका भी करती हूँ कि आज की रात तो कयामत की रात बीतनी थी, लेकिन एक पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हो रही है। इसका क्या हम मायना निकाले, इसकी क्या इंपॉर्टेंस निकाले? अनम्यूट कीजिएगा मनोज जी। मनोज जी, आपके पास लौट रहे, हमारे साथ मेजर विराट भी हैं। मेजर विराट, ये जो खबर आई है, जो बाजार पर हम असर देख रहे हैं, क्या माने जो हॉर्मुज को लेकर खबर आ रही है कि हॉर्मुज अब खुल जाएगा, ये उसका बड़ा इम्पैक्ट? जी बिल्कुल, खुशी की बात है कि सीज फायर की घोषणा हुई है। देखिए, अभी आप प्रश्न पूछ रहे थे, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका और इजराइल साथ में घुसे थे इस युद्ध में, और अमेरिका अभी यहाँ पे सीज फायर के लिए तैयार हो गया ईरान के साथ, पर इजराइल की से ऐसी सूचनाएं हैं कि वो लगातार बॉम्बिंग अभी भी कर रहा है। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं फूट है डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू में। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि इजराइल किस तरीके से इस सीज फायर को लेता है, और वो कभी भी खुश नहीं होगा। वो चाहता था कि ये युद्ध और बढ़े ताकि वो ईरान पे और ज्यादा से ज्यादा हमला और बमबारी करता रहे, और अपने जो उसके खुद के
गोल्स हैं, जो उसके नेशनल इंटरेस्ट है, उनको वो निभाए। पर कहीं ना कहीं देखिए सीज फायर हुआ है और अमेरिका के लिए भी और ईरान के लिए, दोनों के लिए सांस लेने का वक्त मिला है और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि ये एक परमानेंट सीज फायर में। और इससे क्या परमानेंट राहत मानी जाए विराट जी? परमानेंट राहत इससे माना है जाए कि ये जो स्टेप है सीज फायर, चाहे टेम्पररी क्यों ना हो, ये आने वाले समय में बड़ी तस्वीर दिखा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं सिग्नलिंग तो हो गई है कि ट्रंप जैसा आदमी अगर तैयार है सीज फायर के लिए, तो आगे कहीं ना कहीं ये बातचीत बढ़ के परमानेंट सीज फायर में कन्वर्ट हो सकती है। निगोशिएशन किस तरीके से आगे चलता है वो काफी देखने वाली बात रहेगी। पर देखिए एक चीज और भी है, भारत के लिए कहीं ना कहीं हमें जो कच्चे तेल के दाम में गिरावट हुई है उससे हमें फायदा होगा, हॉर्मुज़ खुलने से फायदा होगा। पर उसी जगह एक चिंता का विषय ये है कि इसमें जो मीडिएशन था वो पाकिस्तान की तरफ से है और आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों का नाम आया है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये थोड़ी सी गले से नहीं उतर रही है सर ये बात। सच में अगर कोई आम व्यक्ति भी सुनेगा उसको शायद गले से उतरे ना उसके भी, क्योंकि एक ऐसा देश जो कि खुद कंगाले है वो मध्यस्थता कर रहा है, ये बात तो कहीं ना कहीं जायज नहीं बनती है। मनोज जी का एक दफा फिर से रुक करना चाहूंगी। मनोज जी, इफ यू कैन हियर मी, आप मुझे बस इस बात का जवाब दीजिएगा, जैसा मैंने पहले पूछा भी था, कयामत की रात एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक तस्वीर कैसे ले लेती है, ये रातों रात हमने देखा है इस दफा। मनोज जी। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि चूंकि सभी सेक्शंस जो इसमें इन्वॉल्व थे, या खास करके जो है साउथ एशिया, मुझे लग रहा है कि ये राहत की बात है अगर इस तरह का जो प्रपोजल आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में, हालांकि बोला जा रहा है कि 5:30 बजे जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जितने और डिटेल आएंगे मुझे लग रहा है कि और क्लियर हो जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से इसमें अगर पाकिस्तान के रूल की हम बात करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पोस्ट मास्टर तक के लिमिट रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे, और खास करके मुझे लग रहा है कि ईरान भी जो है वह पाकिस्तान पे उतना फेथ नहीं करता है, और इजराइल के साथ और पाकिस्तान का संबंध अच्छा नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है भले ही अमेरिका उसे आगे कर रहा हो, लेकिन अगर ओवरऑल हम देखते हैं कि पाकिस्तान का कुछ खास रोल होने वाला इसमें नहीं है, सिर्फ एक फैसिलिटेटर हो, चाहे एक पोस्ट मास्टर तक ही इसका मुझे लग रहा है कि इसका लिमिटेशन रहेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है सेंसेक्स पे, या फिर ये भी हो सकता है मनोज जी कि यहाँ पर अगर हम देखें मध्यस्थता तो और भी देशों की है, लेकिन अभी वो नाम खुलकर सामने नहीं, क्योंकि यहाँ पर ट्रम्प ने सिर्फ जिक्र जो है पाकिस्तान का किया है। रजनीश, आपके पास कोई अपडेट जरा आ रही है, प्लीज साझा कीजिए। देखिए एक बहुत बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है यूएस और ईरान समझौते को लेकर। जो ईरान और यूएस का समझौते का प्रस्ताव है उस पर बातचीत होगी, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी ब्रेकिंग इस समय इंडिया डेली अपने दर्शकों को बता रहा है कि यूएस ईरान समझौते के प्रस्ताव पर बातचीत होगी। अमेरिका ने कहा सीधी बातचीत पर विचार, यानी ईरान से सीधी बातचीत होगी इस सीज फायर को लेकर और तमाम उन जगह को लेकर जहां पर ईरान अपना दावा कर रहा है, या ईरान ने जो शर्तें यूएस और इजराइल के सामने रखी है उसको लेकर सीधी बातचीत होने की बात कही जा रही है। लेकिन अभी तक अगर बात की जाए तो यूएस की तरफ से कहा गया कि सीधी बातचीत पर यह कहा जाए कि सीधी बातचीत होगी, लेकिन अभी उस पर फैसला नहीं हुआ है कि सीधी बातचीत कब होगी, कैसे होगी और किस तरीके से होगी। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि शुक्रवार 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में यह बातचीत हो सकती है ईरान के साथ यूएस की सीधी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें क्या इजराइल भी सीधी बातचीत में शामिल होगा या नहीं होगा, ये अभी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। ये कुछ समय का इंतजार करना होगा, क्योंकि ये सीधी बातचीत की जो बात है वो यूएस की तरफ से कही गई है कि यूएस सीधी बातचीत के लिए तैयार है, सीधी बातचीत करेगा ईरान से। लेकिन ये इस बातचीत में क्या इजराइल देखिए रितु जी, सबसे पहले तो अभी ये
देखना है कि ये बातचीत होती है कि नहीं होती है, क्योंकि दोनों के बीच में, अमेरिका और ईरान के बीच में एक स्ट्रेटेजिक मिसट्रस्ट है। वो एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, और उसकी गारंटी कौन देगा कि आगे अमेरिका हमला नहीं करेगा? पाकिस्तान की गारंटी कोई नहीं मानेगा। और ये पाकिस्तान में जो बातचीत हो रही, पाकिस्तान एक सिर्फ मैसेंजर का काम कर रहा है। तो आप देखेंगे कि अभी तक इसमें इजराइल का कुछ पता नहीं है कि इजराइल बातचीत करेगा, और मेरा ये मानना है कि इजराइल बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि इजराइल का जो मकसद है वो पूरा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप साहब की सीज फायर करना एक मजबूरी है, इसलिए वो जो उनको सीज फायर करनी पड़ रही है। आप देखें कल यूएन रेजोल्यूशन जब उनका वीटो हो गया रशिया और चाइना ने, उसमें 1 घंटे पहले उनके अल्टीमेटम से तो अमेरिका को ये पता लग गया कि यूएन में भी उनकी दाल गलने वाली नहीं है। तो ये जो सीज फायर की गई है ये अमेरिका की मजबूरी है, और ईरान के अंदर क्योंकि ज्यादा जो है तबाही मची है, तो ईरान ने उसको मान लिया है। लेकिन जो 10 पॉइंट की जो मैं बात कर रहा था, जो आप भी बात कर रहे थे, वो 10 पॉइंट ना अमेरिका मानेगा ना इजराइल मानेगा, और ये 15 दिन जो है ये ईरान के लिए जो है साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस बीच में जो है अमेरिका अपनी पूरी तैयारी करेगा। और आपको मैं बता दूं, ये बातचीत नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान का लिवरेज नहीं है, पाकिस्तान के पास इतनी इंटरनेशनल स्टैंडिंग नहीं है। कॉन्फिडेंस जगमगा गया है डोनाल्ड ट्रंप का, तो मजबूरन जी उन्हें हाँ। सीज फायर पर सहमति बनानी पड़ गई है कि अब तो या तो लंबी जंग में घिस जाएं, या तो आगे बढ़े, या तो क्विट करे। ऋतु एक दो ही अपडेट options। रजनीश Yes। के पास आ रही, एक बार रजनीश का रुख कर लेते हैं, फिर लौट रहे हैं। देखिए इस सीज फायर के दौरान एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। चौथा देश इस जो है वो इजराइल और अमेरिका युद्ध के बीच कूद पड़ा है, वो है चीन। सूत्र ये बता रहे हैं कि ईरान पर सीज फायर के लिए चीन ने दबाव डाला था। तो अब ये चौथे देश की एंट्री सीधे तौर पे ये बताई जा रही है कि इस युद्ध के अंदर हो चुकी है। इस जो सीज फायर का जो 2 सप्ताह का सीज फायर की बात कही जा रही है, ये डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर नहीं की गई है ईरान के द्वारा। ये बताया जा रहा है, सोर्सेस ये बता रहे हैं कि चीन ने ईरान पर दबाव डाला था, जिसके बाद ईरान सीज फायर को तैयार हुआ। आपको याद होगा कि लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप या फिर ये कहा जाए अमेरिका के कई अधिकारी, कई मंत्री लगातार ईरान के संपर्क में थे और वो कह रहे थे कि सीज फायर करें या इस युद्ध का जो पेस है उसे कम किया जाए, लेकिन ईरान तैयार नहीं था। ईरान लगातार बमबारी कर रहा था। आपको याद होगा ईरान ने साफ तौर पे कहा था कि नो डील और नो दबाव, यानी दबाव में कोई डील किसी तरीके की नहीं होगी। और हॉर्मुज की अगर बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का सीधा सीधा निशाना हॉर्मुज पर था कि हॉर्मुज पे किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। और यही बात थी कि ईरान लगातार ये तैयार नहीं हो रहा था बात करने को लेकर। लेकिन अब जिस तरीके से सूत्रों ने ये खबर दी है कि चीन ने... लेकिन अभी इसमें जो पेंच फंसा है वो ये पेंच है कि ईरान तो अभी अपनी हार मान ही नहीं रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशल पार्ट यही है जिसने कॉन्फिडेंस को शायद डगमगा दिया। अगर मेरी रिसर्च और मेरा आंकलन सही है, विराट सर अगर आप इसमें करना चाहे कुछ टिप्पणी आप जरा बताइएगा, ये कितना बात इसमें कितना दम है कि चीन ने ही दबाव डाला है? देखिए चीन भी एक अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो चीन की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, लेकिन ईरान एक ऐसा देश है जो गैस और जो दूसरी जो कच्चा तेल की अगर बात कर ली जाए तो उसका एक बहुत बड़ा निर्यातक है, और उसका निर्यात जो है वो चीन के लिए भी होता है। अब ऐसे में अगर हॉर्मुज को बंद कर दिया जाए तो जाहिर तौर पे ना सिर्फ चीन, यूएस, भारत, तमाम ऐसे देश हैं जिस पर इसका फर्क पड़ेगा। और अगर चीन इस पर दबाव डालता है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ईरान भी चीन से कई चीजें एक्सपोर्ट करता है, अगर ईरान चीन की बात नहीं मानता तो जाहिर तौर पर ईरान में भी वो स्थिति पैदा हो सकती थी जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर पैदा हो गई है। मैं समझना चाहूंगी मनोज जी आपसे, यहाँ पर रजनीश ने जिक्र किया चीन का, और ये हमें पता है कि आखिरी के कुछ मिनट्स में चीन का हस्तक्षेप हुआ और उसके बाद ये बात जो है वो मध्यस्थता हुई है। अब चूंकि चीन ने दबाव डाला है, सो ऐसे में हम ये समझ गए कि ईरान चीन की बात से कन्विंस हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना ईरान को सपोर्ट करता है। अब अमेरिका किस तरीके से कन्विंस हुआ, ये जरा पूरी स्थिति समझाइए डिटेल में। इसमें चाइना और रशिया का भी जो है हाथ होगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने पढ़ा भी था कि चाइना और रशिया की फॉरेन मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग हुई थी, और ईरान और इराक और इजराइल में जो युद्ध हो रहा है ईरान अमेरिका में, इसको लेकर के डिटेल में चर्चा हुई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ईरान चाह रहा था कि मुझे गारंटी चाहिए अमेरिका से
कि वो फिर से हमला नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चाइना और अमेरिका में ज़रूर वार्ता हुआ होगा इसको लेकर के कि गारंटी, जब तक ईरान को जो है गारंटी नहीं मिलेगा, क्योंकि वार्ता तो हम लोगों ने देखा कि 40 दिन पहले भी हुआ था, लेकिन अमेरिका मनोज ने जी, लेकिन आकर अब के चीन हमला कर जैसा दिया। देश अगर मध्यस्थता कर रहा है, बीच बचाव कर रहा है, अब हमने पाकिस्तान की बात की, कर्नल से उन्होंने भी जिक्र किया कि पाकिस्तान की बात को इतनी तवज्जो थोड़ी दी जाएगी, लेकिन अगर चीन यहाँ पर मीडिएटर बन रहा है तो आपको लग रहा है कि अब ये सीजफायर एक्चुअल में होगा और दोनों पक्षों को बात जो है माननी पड़ेगी एक दूसरे की? हालांकि ये 10 पॉइंटर्स है बहुत इम्प्रैक्टिकल। आप सही बता रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये वन साइडेड लग रहा है, जैसे ईरान के फेवर में ही जा रहा है जो भी 10 पॉइंट्स है, और अमेरिका एग्रीड हो गया। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि चाइना ये चाहता नहीं है कि वो उनका इकोनॉमी में भी जो है किसी तरह का प्रॉब्लम हो। नहीं चाइना नहीं, किसी इसमें तो भी एक हालत और में चीज, अपना जो एक है और कड़ी बस। खुल जाती है मनोज जी, फिर वो दोस्ती और दुश्मनी वाला चैप्टर भी खुल जाता है कि जहां खाड़ी देशों ने साथ नहीं दिया, वहां चीन ने युद्ध में, जंग में साथ दिया था, और शायद इसी की वजह से ईरान जो है अभी, चाहे इम्प्रैक्टिकल टर्म्स में ही क्यों ना हो, लेकिन इस वक्त मान गया है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसके बाद विराट सर आपका रुख कर रही हूँ। बड़ी जानकारी यहाँ पर दे दे, बड़ी खबर हॉर्मुज को लेकर। हॉर्मुज पर टोल वसूलेंगे ईरान और ओमान। ईरान ओमान बना रखे हैं टोल वसूलने की योजना, और बाकायदे इससे पहले ईरानी संसद में इसको लेकर जो कहा जाए कानून को लेकर के भी एक तस्वीर बनाई गई थी कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के किस तरीके से अभी हालात बने। हमारे साथ विराट सर बने हुए, विराट सर का एक बार रुख करना चाहूंगी। माफी के साथ साथ थोड़ी देरी से आ रही हूँ, लेकिन ये सवाल तो बनता है ना कि इंटरनेशनल पाथवे, अगर इस स्ट्रेट की बात करें, इस पर किसी देश का हक कितना होगा, क्योंकि एक जो तय पैमाना है, एक पैरामीटर है कि इतनी दूरी तक के स्ट्रेट्स पर या पाथवेज पर आप जो है, जो कि प्राकृतिक एक तरह से कहा जाए स्ट्रेट है, एक एनवायरमेंटल स्ट्रेट है, इसको किसी ने बनाया नहीं है जैसा कि सुएज कैनल है। अब इस पर हक किसका होगा, लेकिन स्पष्ट रूप में ईरान और ओमान यहाँ पर एज लेते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे कानून हम बनाएंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे। जी देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये किसी की जायदाद नहीं है, पर यह भी मानना पड़ेगा कि भौगोलिक स्थिति देखते हुए जो ईरान का पक्ष है वो कहीं ना कहीं मजबूत भी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके, और उन्होंने इसकी माइनिंग भी कर रखी थी। कहीं ना कहीं इस तरीके की रिपोर्ट्स थी कि माइन करा हुआ है, और आपने देखा कि अमेरिकी जहाज वहां पे घुसने से लगातार बचते रहे, तो कहीं ना कहीं ईरान को एज तो मिला ही, और उसने इसका पूरा फायदा भी उठाया। देखिए, एक चीज जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा वो ये है कि 10 अप्रैल को जो बातचीत की बात है कि इस्लामाबाद में होगी इन दोनों पक्षों के बीच में, ईरान और अमेरिका के बीच में, कहीं ना कहीं एक रेस्पेक्टफुल एग्जिट का मौका रहेगा डोनाल्ड ट्रंप के पास। रेजिम चेंज तो पूरी तरीके से नहीं हो पाया, पर एक रेस्पेक्टफुल एग्जिट का उनके पास मौका रहेगा कि देखिए, सारी जो 10 पॉइंटर्स दिए हैं ईरान ने, वो किसी भी हालत में पूरे नहीं होने, पर दोनों ही पक्ष कहीं ना कहीं थक गए हैं इस पूरे बमबाजी और धमाकों के बीच में। ईरान के पास भी एक मौका रहेगा कि बातचीत को किसी न किसी बड़े मुद्दे पे लाके उसको खत्म करे, और साथ में अपनी जीत दोनों ही पक्ष डिक्लेयर करके अलग हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आने वाले समय में अमेरिका भी कहीं ना कहीं, डोनाल्ड ट्रंप भी ये देख रहे होंगे कि उनके पास इंटरनेशनल समर्थन नहीं है, तो वो भी इससे अपने आप को बचाना या हटाना चाहेंगे। देखने वाली बात ये रहेगी कि इजराइल इसमें क्या भूमिका निभाता है, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि अमेरिका किसी भी हालत में इस पूरे जो बमबारी हो रही है उससे कहीं से भी बाहर जाए। जी कर्नल सिरो, एक इंटरप्रिटेशन हम ये भी लगा रहे थे शुरू से कि ये जो युद्ध है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, इसमें जो मुख्यतः लड़ाई है वो इजराइल और ईरान की है, और एक समय बाद ये था कि भाई अमेरिका जो है वो बैकआउट कर लेगा और ये लड़ाई जो है वो ईरान इजराइल की बनेगी। सो अभी जो मौजूदा स्थिति आप देख रहे हैं उसमें आपका इंटरप्रिटेशन आपको क्या लगता है? जी 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 सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मोनिका जी, जो मैं पहले से ही कह रहा हूं कि ये जो सीजफायर की बात जो हो रही है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सीजफायर किया है, तो इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप साहब की मजबूरी थी, इजराइल की मजबूरी नहीं है। और जो ईरान ने एक्सेप्ट किया है वो क्योंकि उनके वहां तबाही ज्यादा हो गई, और जैसा कि आप लोगों ने अपने न्यूज उस पर बताया है, रिपोर्टर ने बताया है कि चाइना का दबाव था, पाकिस्तान के दबाव से ईरान नहीं आया, चाइना के दबाव से
ईरान ने जो है टेम्परेरी मान लिया कि ओके ठीक है, हम जो है 15 दिन का सीज फायर करते हैं, लेकिन इस सीज फायर में जो है जो ये हमारे 10 पॉइंट है इनको आप जो है मानिए, लेकिन वो हमको ही पता है ये 10 पॉइंट नहीं माने जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ में से इसमें से कोई एग्जिट स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ये कह के करके जी हमारा जो मकसद था हमने पूरा कर लिया है, और वो वहां से यहां से निकल लेंगे। ईरान भी जो है कह देगा ठीक है। लेकिन जो ये तो बायलैटरल है ईरान और जो है अमेरिका का, हाँ। लेकिन जहां तक इजराइल का ताल्लुक है, इजराइल का पहले दिन से जो मकसद था वो मकसद था ईरान को इतना ध्वस्त कर दे, इतना ध्वस्त कर दे कि कम से कम अगले 20-25 साल तक ईरान जो है उस काबिलियत तक ना पहुंच पाए जिसमें वो इजराइल के को जो है खतरा बने। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि इजराइल के लिए ईरान का मजबूत होना या ईरान का जो है मिलिट्री पावर होना वो उसका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ईरान ने कहा है डेथ टू इजराइल, यहूदियों को जीने का कोई हक नहीं है। तो आप मुझे बताइए, जिस देश के लोगों को जीने का हक नहीं है, क्या वो देश जो है सीज फायर मान लेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। और जो है ये लड़ाई इजराइल के और ईरान के बीच में जारी रहेगी। अमेरिका यहां से निकल लेगा, अमेरिका बोलेगा हमारा मकसद पूरा हो गया, वो इजराइल को मदद करता रहेगा, लेकिन ये मिडिल ईस्ट में यही इतनी जल्दी ये इंटरप्रिटेशन लड़ाई सर हम खत्म। पहले से लगा रहे हैं, यही स्थिति। इस बीच एक बड़ा अपडेट जो है वो साझा कर ले। देखिए, सीज फायर के बावजूद इजराइल ईरान के बीच हमले लगातार हो रहे हैं। इस सीज फायर के बावजूद इजराइल ईरान के बीच हमले लगातार हो रहे हैं। युद्ध विराम के ठीक बाद ईरान ने दागे मिसाइल, युद्ध विराम के ठीक बाद ईरान ने मिसाइल दागे हैं। जेरूसलम के ऊपर से गुजरी है ईरानी मिसाइल। सीज फायर की घोषणा के ठीक बाद ये मिसाइल जो है वो दागी गई है। तो अभी भी अगर हम देखें तो लगातार अटैक्स हो रहे हैं। सीज फायर का ऐलान हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल ईरान के बीच अटैक्स चल रहे हैं, हमले लगातार जारी हैं। युद्ध विराम के ठीक बाद ईरान ने ये मिसाइल दागी है और जेरूसलम के ऊपर से ये ईरानी मिसाइल गुजरी है सीज फायर की घोषणा के बाद भी। साई साहब एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। साई साहब, अभी भी ये अटैक्स जो है चल रहे हैं, यानी कि सीज फायर ऑफिशियली नहीं हुआ है, ये इसके मायने। और साथ साथ चूंकि ये ईरानी मिसाइल जो है ये जेरूसलम के ऊपर से गुजरी, यानी कि एक मैसेज क्या ये इजराइल को भी कि हमारे बीच जो स्थितियां हैं वो अभी भी वैसी की वैसी हैं। क्योंकि सीज फायर की जो अनाउंसमेंट है मोनिका, वो यूएस प्रेसिडेंट के ऑफिशियल हैंडल से आई है, और उस हैंडल पे क्लियरली चौथे या पांचवें लाइन में लिखा है सब्जेक्ट टू। मतलब सीज फायर नहीं हो गया। सीज फायर हो जाएगा अगर तो हॉर्मुज को 2 हफ्ते के लिए खोल दिया गया। तो ये सीज फायर का ऐलान नहीं है, उसमें क्लियरली सब्जेक्ट टू वर्ड इंसर्टेड है। इसकी वजह से बॉल गोज टू ईरान कोर्ट कि अब ईरान बोले कि हाँ हमको ये एक्सेप्टेबल है, वो अपनी तरफ से उसमें कुछ और ना ऐड करे कि हम यहां से परमिशन देंगे, वो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हॉर्मुज का ना रखें। उन्होंने ऑलरेडी 1 हफ्ते पहले एक गलत स्टेप लिया था। ओमान और ईरान के बीच में बायलैटरल लेवल पे एक फाइनल ड्राफ्ट रेडी हो रहा था फॉर एस्टैब्लिशिंग अ प्रोटोकॉल कि हॉर्मुज से निकलने वाले शिप्स के लिए ये दोनों कंट्रीज जो कंट्रोल करती हैं दोनों एजेस को हॉर्मुज के, उस पे एक प्रोटोकॉल बनाने जा रहे थे कि अब नए आदेशों के तहत वहां से जहाज कैसे निकलेंगे। ये भी अंतरराष्ट्रीय लॉ का उल्लंघन था, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल वाटर सोर्स को सिर्फ 2 लोग मिलकर नहीं डिसाइड कर सकते कि आगे से हम कंट्रोल करेंगे। उसके लिए आपको यूनाइटेड नेशंस या इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉज के मैनेजर्स को कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो वो एक बात चल रही थी, वो ड्राफ्ट शायद अब फाइनल है कि ये कुछ पैसे लेंगे उसके लिए दोनों कंट्रीज मिलकर। इसको देखना पड़ेगा पूरी वर्ल्ड बॉडीज को कि इसको एग्री करते हैं कि नहीं। साई साहब, इसके लिए तो बाकायदा कानून ईरान बना रहा था ना? जी, ओमान के साथ मिलके वो एक ड्राफ्ट कर रहे थे कि यहां से हम कितना टैरिफ लेंगे, कौन से जहाज से कैसे लेंगे, लेकिन इसकी कोई इंटरनेशनल अप्रूवल या यूनाइटेड नेशंस की अप्रूवल नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो ये ड्राफ्ट ही है, अभी तो कानून बना भी नहीं है। और इसके साथ साथ अब ये सीज फायर में ट्रुथ सोशल पे कंडीशनल ऐलान है, जिसपे ईरान को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ईरान की तरफ से ऑफिशियल डिक्लेरेशन जब तक नहीं आती है उनके सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से, तब तक आईआरजीसी का ये कहना कि हमारे 10 पॉइंट्स एग्री कर लिए गए हैं, अमेरिका चला जाएगा, वो गलत है। अभी भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि हॉर्मुज को वो कैसे खोलेंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान जैसे लो आईक्यू एक
उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जी। उनको ये देखना पड़ेगा कि 28 फरवरी से पहले की स्थिति को बहाल किया जाए हॉर्मुज में, ना कि उसमें ईरान का नाम लेना है। ठीक है। इनको क्लियरली बोलना। जी मोनिका। बिल्कुल। इस बीच रजनीश का रुख कर लेंगे न्यूज रूम का। रजनीश, प्लीज ओवर टू यू। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर ईरान और जो इसराइल या ये कहा है यूएस युद्ध के बीच सामने आई है। जब से ये युद्ध छिड़ा था तब से देश भर के जो शेयर बाजार है वो औंधे मुंह गिर गए थे, लेकिन अब जब सीज फायर की बात कही गई है डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल जो एक्स अकाउंट से, उसके बाद शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला है। जापान में तकरीबन 4.5% का उछाल देखने को मिला है शेयर बाजार में। तो वहीं अगर बात की जाए दक्षिणी कोरियाई की, तो दक्षिणी कोरियाई के शेयर बाजार में 2.5% की बढ़त देखने को मिली है। तो ये कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव वे में जो शेयर बाजार जा रहा है, ये साफ तौर पे इशारा करता है कि जब तक ये युद्ध चलेगा तब तक देश भर के शेयर बाजार औंधे मुंह गिरे रहेंगे। लेकिन जब जैसे ही सीज फायर की बात की गई, ये अभी हालांकि ये अभी साफ नहीं हो पाया कि सीज फायर का में की जो बातचीत होगी वो कब होगी, कैसे होगी और कहां होगी। लेकिन 10 अप्रैल की जो बात की जा रही है, 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में ये सीज फायर की बात होगी। क्या इजराइल उसमें शामिल होगा, ये बड़ी बात होगी। लेकिन जैसे ही सीज फायर की बात सामने आई, वैसे ही तमाम जो देशों के जो जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, तमाम देशों के जो शेयर बाजार है उनमें उछाल देखने को मिल रहा है। यानी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सकती है कई देशों की जो इस युद्ध के चलते डगमगा गई थी। तो अब जापान और दक्षिणी कोरियाई के जो 4.5% और 2.5% का जो बढ़त देखने को मिली है, इसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि अब, क्योंकि आज सुबह हुई है, अभी देखने वाली बात होगी कि 9:15 बजे जब भारत के शेयर बाजार खुलेंगे तो उसमें किस तरीके का असर इस सीज फायर की बात को लेकर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। मोनिका। ठीक है। मेजर विराट, आपके पास आ रही हूँ। देखिए, हम यहाँ पर जिक्र ये भी कर रहे हैं कि इजराइल का क्या रुख रहने वाला है। ईरान अमेरिका के बीच बातचीत होगी, इजराइल का क्या रुख रहेगा। लेकिन जरा मुझे समझाइए, अभी हम देख रहे थे कि ईरान की हालत अमेरिका ने जिस तरीके से पतली की थी, जाहिर है वो माकूल जवाब दे रहा था। लेकिन अगर ये जंग सिर्फ ईरान इजराइल के बीच बचती है तो क्या सिनेरियो रहता है? देखिए, कहीं ना कहीं ये टोटली जिसे एसिमेट्रिकल वॉरफेयर कहते हैं वो था। 2 ऐसी मिलिट्री या 3 ऐसी मिलिट्री पावर्स के बीच में फाइट चल रही थी जहां पे मिलिट्री कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा थी अमेरिका और इजराइल के पक्ष में। और ईरान को आपने देखा ही कि उनकी एयरफोर्स ध्वस्त, उनकी नेवी ध्वस्त, बहुत दिक्कत थी। होर्मुज अगर नहीं होता तो ये बहुत मुश्किल में होते। आने वाले समय में अगर अमेरिका इससे हट जाता है और एक रेस्पेक्टफुल एग्जिट ले लेता है तो भी कहीं ना कहीं इजराइल अपनी जो बमबारी है, मुझे लगता है कि फिलहाल तो जारी रखेगा, क्योंकि काफी ज्यादा उन्होंने जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, जो इनके न्यूक्लियर एसेट्स हैं, उनको ईरान के उनको काफी नुकसान पहुंचाया है। और काफी हद तक जो मोसाद की एंट्री है, मतलब इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, वो भी काफी ज्यादा अंदर तक है। तो आपने देखा ही कि जो इनके लीडर हैं खमेनेई, जो नए लीडर हैं, वो भी गायब हैं, कहीं कोई उनका नामो निशान नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में जो ईरानी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कहीं ना कहीं खौफ तो है ही है। और ईरान अभी मुझे नहीं लगता कि इस बात से अग्री करेगा कि इजराइल अब उनके ऊपर बॉम्बिंग नहीं करेगा। इजराइल लगातार बॉम्बिंग करेगा। और 10 तारीख की जो ये मीटिंग की बात हो रही है, इसमें पाकिस्तान, देखिए ये बात कहना कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है या कुछ नहीं करा है, दोनों ही देशों ने, ईरान के जो विदेश मंत्री अरागची और डोनाल्ड ट्रंप, दोनों ने ही मेंशन किया है पाकिस्तान को। कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने अपनी जो इंटरनेशनल इमेज है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा किया है। और भारत को ये समझना पड़ेगा कि हम ये मान के चलेंगे कि नहीं, हम सब सारी चीजें समझ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं अपनी इमेज को बढ़ाने में लगा है और इससे पाकिस्तान को फायदा भी होगा। और पहले भी हुआ है, भारत के साथ जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब भी इनको पैसे मिले थे और IMF से भी मिले थे। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ आसिम मुनीर के संबंध जो है वो अच्छे हैं। देखिए, वो मिलिट्री जनरल रहा है भी, बल्कि फील्ड मार्शल है। कहीं ना कहीं उनके पास अपनी स्ट्रैटेजी है, वो कहीं ना कहीं अपनी इमेज को बढ़ा भी रहे हैं और साथ में अपने देश को और पैसा दिलवाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो भारत को इससे सतर्क रहने की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए और ये मान के कि उनकी बुद्धि कम है, ऐसी बात करना ठीक नहीं होगा। तेजी है, कहीं ना कहीं एक जनरल लीड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उनसे सतर्क रहने की जरूरत है और लगातार ये पूरे जो डेवलपमेंट है उन पे नजर बना के रखने की जरूरत है। 10 तारीख को ये बैठक होने जा रही है। अगर अमेरिका पीसफुल एग्जिट ले लेता है, रेस्पेक्टफुल एग्जिट ले लेता है, तो आप ये देखिएगा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भी जो इमेज है उसमें बढ़ोतरी और इजाफा होगा। उनको बेनिफिट मिलेगा इस चीज का।
ठीक है मेजर, इस बीच एक जरा एक अपडेट जरा साझा कर ले, उसके बाद लौटे आप सभी के पास। ईरान के विदेश मंत्री अरागची की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरागची की तरफ से बड़ा बयान, ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने बड़ा बयान दिया है। 2 हफ्तों तक हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही होगी, ये व्यवस्था ईरान की सहमति के साथ लागू होगी और ईरान की शर्तों को, ईरान की कंडीशंस को बाकी देशों को मानना होगा, ये कहा गया है ईरान के विदेश मंत्री अरागची की तरफ से। 2 हफ्तों तक हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही होगी, ये व्यवस्था ईरान की सहमति के साथ लागू होगी और ईरान की शर्तों को बाकी देशों को भी मानना होगा। तो ये 2 हफ्तों का जिक्र किया है कि 2 हफ्तों तक तो हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही होगी। कर्नल सिरोही, ये 2 हफ्तों का जिक्र अरागची की तरफ से कि 2 हफ्तों तक हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही होगी, ऐसा लग रहा है कि पूरा कंट्रोल यहां पर ईरान लेने की कोशिश कर रहा है, बाकी देशों को मानना होगा, ये व्यवस्था ईरान की सहमति के साथ लागू होगी। देखिए मोनिका जी, ये सबसे बड़ा जो बार्गेनिंग चिप है, जो 10 पॉइंट है, उसमें सबसे बड़ा बार्गेनिंग चिप जो है वो यही है कि ईरान जो है, जो 28 फरवरी से पहले जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो स्टेटस था, वो स्टेटस अब चेंज करना चाहता है, स्ट्रेटेजिकली उसको चेंज करना चाहता है और इसके ऊपर कंट्रोल रखना चाहता है। और वो चाहता है कि इसको फॉर्मल रिकग्निशन मिले सब देशों की तरफ से कि आने वाले समय में स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो है कंट्रोल जो है ईरान का रहेगा, चाहे वो ईरान का या ओमान का मिला के हो। ईरान की पार्लियामेंट में बिल ऑलरेडी इसके बारे में पास कर चुका है। तो देखिए, ईरान सीज फायर करने के लिए तैयार है, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो अब देखना यह है कि इस बात को, जो ये बार्गेनिंग चिप है, इसको अमेरिका या बाकी देश एक्सेप्ट करते कि नहीं करते, क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर है, ये किसी की जो है उसमें नहीं है। तो अब अगर ये अरागची साहब ने ये कहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसके ऊपर जो है ईरान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और अगर इसके ऊपर ईरान बाकी देशों पे इंपोज करने की बात, आपकी बातचीत अमेरिका से होगी, अमेरिका और आप टेबल पर बैठेंगे, बाकी देशों पर ये तमाम चीजें इंपोज करना और ये कहना कि बाकी देशों को मानना होगा, ये कैसे करेगा ईरान? वही तो मैं बता रहा हूं आपको। ईरान को जो है, अगर पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इस बात को नहीं मानेंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कह के एग्जिट करेंगे कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज को मैं नहीं खुला सका और उसका कंट्रोल जो है ईरान का रहेगा? दैट विल नेवर बी एक्सेप्टेड बाय अमेरिकन। और नंबर दूसरी चीज है, दुनिया भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। और अगर इस बात के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब राजी हो जाते हैं और लड़ाई छोड़ के भाग जा, मैं कहूंगा भागना होगा ये, लड़ाई छोड़ के भाग जाते हैं, तो अमेरिका की एज ए सुपर पावर इमेज को बहुत ज्यादा जो है नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका अपने आप को कितना बोलता रहे कि वी आर ग्रेटेस्ट पावर, अगर आप उस पावर को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते तो फिर किस बात की पावर है? तो मुझे लगता है यही सबसे ज्यादा जो है बार्गेनिंग चिप है। और मेरे को लगता है अब ईरान इसको, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो है अपने इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं जाने देगा। और ये हमको आगे देखना पड़ेगा कि बाकी देश इसको किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। जी ठीक है, एक बार रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, आपके पास क्या कुछ जानकारी आ रही है, प्लीज जरा साझा कर लीजिए। देखिए, युद्ध विराम के बीच ईरान का बड़ा बयान आया है। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि युद्ध विराम युद्ध का अंत नहीं है। तो इसके ये साफ तौर पे ये इशारा है कि ईरान ने अभी तक उस चीज को नहीं माना है कि इजराइल पे हमला ना किया जाए या इस युद्ध को 2 हफ्तों के लिए सीज फायर कर दिया जाए। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो ईरान की है, उन्होंने ये भी बात कही है कि तब तक लड़ते रहेंगे जब तक सभी मांगे नहीं मानी जाती। 10 मांगे जो ईरान ने युद्ध खत्म करने को लेकर 10 शर्तें रखी हैं, जब तक वो नहीं मानी जाएंगी तब तक युद्ध खत्म नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि जो ईरान है वो अपनी 10 शर्तों पे अड़ा हुआ है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर 1-to-1 यूएस की और ईरान की बात होती है तो क्या यूएस इस 10 शर्तों को मानने को तैयार होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो जाहिर तौर पर यह युद्ध मुझे लगता है कि 14 दिनों के बाद एक बार फिर शुरू होगा। लेकिन अगर अमेरिका इन 10 में से कोई ऐसी शर्त, खासतौर पर हॉर्मुज की जहां तक बात है, हॉर्मुज को अगर
को लेकर जो ईरान की शर्त है उसे मान लेता है तो कहीं ना कहीं ईरान को ये लगेगा कि आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप या ये कहा जाए यूएस जो उसकी 10 शर्तें हैं उन पे भी आगे सहमति बन जाएगी। लेकिन इजराइल इन 10 शर्तों को मानेगा या नहीं मानेगा, ये जब बातचीत होगी या जब 14 दिन बीतेंगे उसके बाद साफ हो पाएगा। ठीक है साई साहब, आपको क्या लग रहा है अब ये अगर हम देखें कहीं ना कहीं सबके प्रेफरेंसेस भी चेंज हो गई हैं, ये कंडीशंस भी वक्त के साथ चेंज हो रही हैं। अब ये बात आकर होर्मुज पर टिक गई है, जबकि युद्ध से पहले तो होर्मुज का जिक्र भी नहीं हो रहा था। अब आपको क्या लग रहा है कहाँ वो बार्गेनिंग जो है वो अटकेगी? मोनिका, यही होता है जब आप एक पाकिस्तान जैसे नेशन को इन्वॉल्व करते हैं एज अ थर्ड पार्टी, जहां पे आपको मालूम है कि वन ऑफ द वॉरिंग पार्टीज को पाकिस्तान का रिकॉग्निशन तक नहीं है, इजराइल। तो ये जो सो कॉल्ड पाकिस्तान का डिप्लोमेसी है और उनको वो अपनी उसको विक्ट्री मानते हैं या उनकी इमेज अच्छी हो जाएगी, मैं उससे एकदम ही सहमत नहीं हूं। मुझे ये लगता है कि अभी इसमें टेक्निकलिटीज आनी बाकी हैं। कल जब इनका डिस्कशन होगा और जब ये टेबल पे बैठेंगे ईरान और अमेरिका, क्लैरिफिकेशन अभी बहुत से हैं मोनिका। ये सीज फायर किसके किसके बीच है? कॉमन एनिमी ईरान है, लेकिन 2 सेपरेट कैंपेन्स हैं। रोरिंग लायन और एपिक फ्यूरी 2 अलग कैंपेन्स हैं। रोरिंग लायन में ना सिर्फ ईरान इन्वॉल्व है, उसमें लेबनान इन्वॉल्व है और वो लेबनान और इजराइल के बीच है। तो ये जो सीज फायर जिसकी अभी पाकिस्तान बिचौलियापन कर रहा है, उसको इतनी डेप्थ क्या हासिल है कि इन चीजों को भी इंक्लूड करना है, या सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच की हम बात कर रहे हैं? इजराइल और ईरान और इजराइल और लेबनान हम बात नहीं कर रहे हैं। सीज फायर इन दोनों के बीच में होगा, उन दोनों के बीच में नहीं होगा। तो जब तक एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जो कि इस तरह के केसेस में अभी तक आ गया होना चाहिए, क्योंकि इसके बड़े सीरियस रिपरकशंस होते हैं, जब तक वो स्टेटमेंट नहीं आ जाती है तब तक इट विल बी वेरी इमैच्योर और टू अर्ली टू गिव अ फाइनल वर्डिक्ट कि ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ। लेकिन मुद्दा एक बरकरार रहेगा कि सीज फायर के बाद टेबल पे जो भी डिस्कशन हो, लेकिन सीज फायर की जो एक कंडीशन है कि हॉर्मुज पे ईरान का मैनेजमेंट, मैं कंट्रोल वर्ड नहीं यूज करूंगा, इवन मैनेजमेंट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। कंट्रोल तो भूल ही जाएं। इस पे फ्रांस, इंग्लैंड और बाकी की कंट्रीज अभी जैसे जैसे समय गुजरेगा कुछ घंटों में उनके रिस्पॉन्सेज आएंगे, बिकॉज अमेरिका तो अब फेस सेविंग करके निकल जाएगा, एक वर्ड यूज कर लिया। लेकिन अगर ईरान की तरफ से उनकी सिक्योरिटी काउंसिल ये कहती है कि हम कंट्रोल करेंगे, या उनका फॉरेन मिनिस्टर कहता है हम कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल तो भूल जाइए, हॉर्मुज का मैनेजमेंट में भी ईरान का हिस्सा नहीं होना चाहिए। कोई भी अच्छा सोवरेन नेशन जिसके वहां पे बिजनेस इंटरेस्ट है, एनर्जी इंटरेस्ट है, इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा मोनिका। यानी इसके बाद आपको क्या स्थिति नजर आती है अगर अमेरिका निकल जाता है और ये हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान जो अपनी शर्तें रख रहा है, वो शर्तें अगर हावी होती नजर आती है? अगली पिक्चर का आपने जिक्र किया है कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज जो है वो सामने आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद स्थिति क्या बनेगी? क्या एक बार फिर से ये संघर्ष की स्थिति बन जाएगी? तो जितनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे ग्लोबल डिप्लोमेसी की है, ट्रैक 1 ट्रैक 2 दोनों की मैं बात करूं, तो मुझे ये लगता है कि अमेरिका अभी भी इंटरेस्टेड है बिकॉज ऑफ ट्रंप, कि अगर ईरान कहेगा कि हम मैनेज करेंगे हॉर्मुज को, तो अमेरिका पीछे से बोलेगा कि मैं भी उसमें साथ रहूंगा फॉर इंटरनेशनल वेलफेयर। उनका बहुत इंटरेस्ट है हॉर्मुज में और खार्ज में अभी भी, इवन व्हेन दे आर प्लानिंग टू विड्रॉ फ्रॉम देयर। तो इसीलिए उन्होंने हॉट एंड कोल्ड खेला, 10 दिन पहले बोला कि हॉर्मुज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और उसके बाद उसी को फोकल पॉइंट बना दिया कि तुम उसको खोलो नहीं तो हम तुमको खत्म कर देंगे। तो इतना ज्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स विद इन 2-3 डेज, और उसके बाद ऐसे समय में ये बोलना कि कंडीशनल सीज फायर, हम कंडीशनल सीज फायर करने वाले हैं, उसके जवाब में ईरान का जो भी 3 रिस्पॉन्स अभी तक ओपन सोर्सेज से मिल रहा है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे लगता है कि ये पेट्रोल के दाम कम हो जाए, मार्केट्स रिकवर कर जाए, ये सब ग्लोबल बहुत स्ट्रेंथनिंग चीजें होंगी, कई दिक्कतों से हम उभर पाएंगे। लेकिन मुद्दा वहीं का वहीं रहेगा। हॉर्मुज पे ईरान का किसी भी किस्म का इंटरफेरेंस, नॉट कंट्रोल, इवन मैनेजमेंट या ईरान ओमान का ज्वाइंट कंट्रोल, कोई प्रोटोकॉल जो वो बना रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। इसमें तो भारत को भी इंटरवीन करना चाहिए। और तीसरी आखिरी बात मोनिका, कि ये सीज फायर किसके बीच हो रहा है, इसका क्लैरिफिकेशन हमें अभी भी ना अमेरिका से मिला है ना ईरान से। पाकिस्तान से तो उम्मीद भी नहीं है कि अमेरिका ईरान का सीज फायर है, या अमेरिका ईरान इजराइल का सीज फायर है, या अमेरिका ईरान एंड इजराइल टुवर्ड्स ईरान का सीज फायर है, इजराइल टुवर्ड्स लेबनान का सीज फायर नहीं है। ये बहुत डेप्थ की चीजें हैं, धीरे धीरे करके खुलेंगी मोनिका। जी,
रजनीश का रुख कर रहे हैं, न्यूज रूम का रुख कर रहे हैं। रजनीश, आपके पास क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है? देखिए मोनिका, सीज फायर के बीच इजराइल और यूएई में मिसाइल अलर्ट जारी किया गया है। अब ये बहुत बड़ी खबर है, इजराइल और यूएई में मिसाइल अलर्ट की ये खबर आ रही है। इसी बीच ये भी कहा गया है कि तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहरों में ये अलर्ट जारी किया गया, यानी तेल अवीव में मिसाइल जो है वो अटैक हो सकता है, इसी को लेकर ये अलर्ट है। इसके अलावा बहरीन, कुवैत में भी मिसाइल हमले का अलर्ट जारी किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। इस सीज फायर के जो बात सामने आई है, अमेरिका की तरफ से जो सीज फायर की बात की गई, उसमें मिसाइल अलर्ट जो जारी किया गया है, चाहे वो कुवैत की बात कर ली जाए, बहरीन की बात कर ली जाए या तेल अवीव की बात कर ली जाए, कि इन तमाम जगह मिसाइल अलर्ट किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इजराइल इस सीज फायर में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ईरान पे अगर हमला होता है, पहले ही यूएस ने 2 सप्ताह का सीज फायर की बात कही थी। उसने कहा था कि अमेरिका की तरफ से कोई भी जो इस तरीके की जो बातें नहीं की जाएंगी या हमले नहीं किए जाएंगे, लेकिन इजराइल की बात कहीं नहीं आ रही थी। और अगर ये अलर्ट जारी किया गया है तो जाहिर तौर पे ये जो सीज फायर की बात है, ये ईरान और अमेरिका के बीच की बात है, ना कि ईरान और इजराइल के बीच की बात है। बिल्कुल। मनोज जी, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, यहाँ पर आप अलग अलग पक्षों का हम जिक्र करें, बहुत डिटेल में जाने की बातें हो रही है कि एक्चुअल में सीज फायर हो किसके बीच रहा है। अब हमने देखा कि ईरान इसराइल में जंग चल रही थी, अमेरिका उसमें पार्टी बना और बड़े पैमाने पर युद्ध हुए, और उसका असर जो है वो विश्व स्तर पर हमने देखा। महंगाई, तेल के दामों में किस तरह से आग लगी है, एलपीजी और पेट्रोल के दामों में। लेकिन अब अगर यहां से अमेरिका एग्जिट कर लेता है और ये जंग बचती है ईरान और इजराइल के बीच, तब भी क्या वैश्विक स्तर पर इतना बड़ा इंपैक्ट होगा इस जंग का, युद्ध का? मुझे ऐसा लगता है कि समझौता में ये भी आएगा कि इजराइल जो है ईरान पे हमला ना करे, ये भी रहेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान ये भी चाहेगा कि अमेरिका जो भी सैंक्शंस लगाया था, इकोनॉमिक सैंक्शंस ईरान पे, वो भी लिफ्ट करे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ये चाहेगा कि यूनाइटेड नेशन भी, अगर मुझे लगता है कि इन्वॉल्व अगर होता है तो ये ईरान के लिए ठीक ठाक रहेगा। और जो भी कंडीशंस अमेरिका ने ईरान पे लगाया है, मुझे लग रहा है कि यूनाइटेड नेशन के थ्रू अगर वो लगाए तो मुझे लग रहा है ये लॉन्जिविटी हम लोग देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी अलर्ट हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि कुवैत में हो रहा है, चाहे यूएई में हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरनेट सर्विसेज जो ईरान में नहीं है, तो IRGC के जो भी लोग हैं, वो मुझे लग रहा है कि वहाँ तक इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाया है। और प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत मुझे लग रहा है कि इजराइल हो चाहे वो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हो, वो अपना इस तरह का अलर्ट दिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि अब अमेरिका का जो एक वर्ल्ड ऑर्डर पे एक शाख था, इस पे भी जरूर मुझे लगता है कि बट्टा लगा है। अब हम लोगों ने ये भी जाना कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज भी अब सोच रहे हैं कि अमेरिका को अपने कंट्रीज में जो है वो बेस दिया जाए या नहीं दिया जाए सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि उन्होंने समझौता ये किया था कि कोई भी कंट्री अगर हमला करता है तो अमेरिका बचाएगा। लेकिन इस हम लोग युद्ध में हम लोगों ने देखा कि अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर अब जो है चेंज होने वाला है। अभी अब देखिए क्या अमेरिका क्यूबा पे हमला करेगा, और क्या अमेरिका जो नॉर्मली सभी कंट्रीज पे जो सैंक्शंस लगाते हैं या टैरिफ लगाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया, क्या अमेरिका के एटीट्यूड में बदलाव आएगा? क्योंकि इससे पहले तो हमने देखा वेनेजुएला, फिर उसके बाद ईरान का नंबर लगा। अब हम आगे भी यहाँ पर देख रहे थे कि और कई देशों की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन क्या अमेरिका के एटीट्यूड में तब्दीलियां आएंगी? कर्नल सिरोही, आपको क्या लगता है? देखिए, इस ईरान युद्ध के बाद ईरान युद्ध किस स्थिति में बंद होता है, किन कंडीशन में बंद होता है, उसका असर जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पड़ेगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब इस लड़ाई से कुछ हासिल ना करके और यहाँ से भाग, मैं तो उस वर्ड को यूज करो, क्योंकि अगर आप सीज फायर कर रहे हैं, बार बार आप अल्टीमेटम दे रहे हैं, सीज फायर करने की बातचीत कर रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे लगता है कि पलड़ा भारी ईरान का है। ईरान बेशक जो है ज्यादा नुकसान हुआ हो, लेकिन पलड़ा भारी इस स्टेज पे आज के दिन जो है ईरान का भारी है। तभी ईरान ने ये 10 शर्तें, जो कि ईरान को भी पता है अमेरिका नहीं मानेगा, 10 शर्तें रखी। तो जब शर्तें रखी जाती है तो उससे साफ पता लगता है कि किस क्या पलड़ा भारी है। क्योंकि अगर ये शर्त जो है लड़ाई से पहले मानी जाती तो लड़ाई होती नहीं। तो इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को अब आने वाले समय में
जो वो अपने आप को ये सोच रहे थे कि मैं जो करना चाहूं दुनिया में कर सकता हूं, मैं पूरी दुनिया का बादशाह हूं, उनके एटीट्यूड में जरूर चेंज आएगा। और आने वाले समय में जो उनको लगता था मैं ग्रीनलैंड भी ले लूंगा, मैं क्यूबा पे भी बन जाऊंगा, कल परसों उन्होंने मजाक में कहा कि मैं वेनेजुएला का प्रेसिडेंट बनूंगा, अब मुझे लगता है थोड़े वो ढीले पड़ जाएंगे और आने वाले समय में दुनिया के अंदर शांति और जो इंस्टेबिलिटी उन्होंने क्रिएट कर रखी थी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्रिएट कर रखी थी, वो माहौल बदलेगा और दुनिया के हालात सुधरेंगे। जी अच्छा मेजर विराज, और खाड़ी देशों का अगर हम जिक्र करें, हम मिडिल ईस्ट की बात करें, तो वहां पर आपको क्या लगता है, वहां पर क्या तब्दीलियां चेंज होंगी? क्या जिस तरीके से अभी तक हम देख रहे थे अमेरिका का बड़ा हस्तक्षेप था, वहां पर तमाम जगह यूएस बेस कैंप थे, तो क्या अब खाड़ी देशों को ये लगेगा कि अमेरिका उनका रहनुमा नहीं है, या फिर उन्हें नहीं बचाने आएगा वो ईरान के प्रॉक्सी गुटों से या फिर ईरान से, और इस पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं ईरान अब थोड़ा उभर कर आएगा अकॉर्डिंग टू यू? देखिए मोनिका जी, सारी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है या मिलिट्री वॉरफेयर है वो कोल्ड कैलकुलेशंस पे बेस्ड होती है, और ये मानना कि बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड ये सब कुछ चल रहा है, तो मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए एक चीज बहुत समझने वाली है कि जब ये दोनों पक्ष आएंगे, ईरान और अमेरिका, और टेबल पे बातचीत होगी, तो दोनों ही अपनी अपनी गारंटीज, जैसे ईरान प्रेस करेगा कि हमें भाई आप ये गारंटी दीजिए कि आप आगे हमला नहीं करेंगे, पैसे तो नहीं मिलेंगे उसको अमेरिका की तरफ से, पर गारंटीज हो सकता है मिल जाए, और साथ में न्यूक्लियर डिप्लोमेसी या न्यूक्लियर डिस्कशन किस लेवल पे जाता है उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। पर अमेरिका ये चाहेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले, उसने काफी हद तक इनके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया है ईरान के। और इसके अलावा एक चीज देखिए, दोनों ही पक्ष, मैं ये पहले से ही बोलना चाहूंगा, दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत के बारे में अपने देश के लोगों को बोलेंगे कि भाई हमने जीत लिया। अमेरिका भी बोलेगा और ईरान भी बोलेगा कि हमने भी जीत लिया। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन होता है, उसका हिस्सा रहेगा। ये दोनों ही पक्ष ऐसा बोलेंगे। इजराइल किसी भी हालत में मुझे फिलहाल दिखता नहीं कि वो बॉम्बिंग रोकेगा, क्योंकि उसको और भी ज्यादा पेनिट्रेट करके जितना से ज्यादा अगले आने वाले एक हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में उसके पास मौका है, जितना डिस्ट्रॉय कर सकता है ईरान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को वो करेगा, वो नहीं रुकने वाला। और आपने बात करी आसपास के देशों की, तो देखिए वो देश बिल्कुल हार्ड कैलकुलेशंस पे रहेंगे। कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि अमेरिका उनकी मदद करे, चाहे पैसे से और चाहे और किसी और अन्य तरीके से। ये आप देखेंगे सामने सामने कितनी बात होती है, पर्दे के पीछे भी बहुत सारा डिस्कशन चलता है मोनिका जी। और पर्दे के पीछे जो डिस्कशन है उनको समझने की जरूरत है कि कहां तक वो जाएंगे। जहां तक बात पाकिस्तान की है, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए कितना भी हो, पाकिस्तान हमारा एक एनिमी स्टेट है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और अगर वो इस तरीके की डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व है जहां पे उसको बेनिफिट है मध्यस्थता करने का, तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है। कहीं ना कहीं उसको भी कुछ ना कुछ इससे फायदा होगा, मिलेगा। देखिए जब दो बिल्लियों की लड़ाई होती है तो बंदर को फायदा होता है, और ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे बंदर पाकिस्तान है, वो किस तरीके से छोटी तोड़ के ले जाता है। ठीक है मेजर विराज, आपकी बात आ गई, वक्त मुझे फिलहाल इतनी इजाजत देता। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए इंडिया डेली के माध्यम से। तो अपडेट्स लगातार आपको बताते रहेंगे, कवरेज हमारी लगातार जारी रहेगी। और सीज फायर हो चुका है। अब ये सीज फायर किन देशों के बीच हुआ है, अमेरिका ईरान के बीच में, या फिर इजराइल भी यहाँ पर शामिल है? क्या भूमिका है, कैसे प्रेस वार्ता होती है, क्या कुछ डिटेल साझा की जाती है, कंडीशंस कौन कौन सी हैं जिन पर बात बनती है, ये देखना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।